सर मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है क्या? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल राइट नाउ। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर अभी। सर ऑप्शन नहीं खुल पा रहा है सर, 1 मिनट, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी सर, नाउ इट इज विजिबल। दिख रहा है सर अब। यस। सभी को नमस्कार। धन्यवाद अंकित सर। जैसे कि आज का टॉपिक जो है वो है लैंगिक श्रम भूमिकाओं का ऐतिहासिक विश्लेषण। इस पे हम जो है वो चर्चा करेंगे। दरअसल मैं भी इस विषय का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, समाजशास्त्र का मैं छात्र ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। और जितनी चीजें मुझे समझ में आई हैं बस मैं वो साझा करने के लिए अंकित सर के आदेश के अनुसार मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। तो मैं अपनी बस जानकारियों को साझा करूंगा और आखिरी में 10 मिनट हम शेष रखेंगे मेरे द्वारा साझा की गई जानकारियों के संबंध में आप लोगों के जो भी सवाल हो या आप लोगों के मन में जो भी और अतिरिक्त ज्ञान इसमें ऐड करने की या सम्मिलित करने की इच्छा हो तो आप लोग जो हैं वो इसमें मेरा सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो शुरू करते हैं। दरअसल जो अंकित सर ने मुझे जो टॉपिक दिया है वो दरअसल उस टॉपिक पे चर्चा करना थोड़ा इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं या फिर जो समाज विज्ञान में दूसरे संकाय से जो अपना ताल्लुक रखते हैं उनमें मैंने अक्सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, सामान्य सा अवलोकन है कि लिंग के बारे में जो जानकारी है वो सटीक जानकारी जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए हम कई बार जो है बायसनेस का शिकार होते हैं या भ्रम का शिकार होते हैं। इसलिए मैंने अपने इस प्रस्तुतिकरण में प्रारंभ में 10 से जो है वो 15 मिनट लिंग के बारे में जो है वो पहले समझाने के लिए मैंने प्रयास मैं करूंगा कि पहले लिंग क्या है, उसका सामाजिक अर्थ क्या है, सांस्कृतिक अर्थ क्या है, हम इस पे चर्चा करें, यह समझें। उसके पश्चात फिर हम लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर जो श्रम विभाजन हमारे समाज में पाया जाता है, हम उस पे जाएं। अगर एक बार हम यह समझ गए कि लिंग का सामाजिक अर्थ, सांस्कृतिक अर्थ और जैविक अर्थ क्या है, यदि यह धारणाएं हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाती हैं, हमारी समझ अंकल में स्पष्ट हो जाती हैं, तो हम निरंतर आगे श्रम विभाजन को, लिंग पर वहां पे आधारित श्रम विभाजन को लगाते। नए दृष्टिकोण के साथ में, समय के साथ में देखने में सक्षम हो पाएंगे। और लिंग आधारित श्रम विभाजन के संबंध में हमारा ज्ञान निरंतर परिवर्धित होता चला जाएगा, परिमार्जित होता चला जाएगा, उसमें एक उन्नयन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मैं लिंग बैठ की गए। अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। सुनो, लाइट गई है ये। तो जैसा कि आप इसमें मेरी प्रिंटर पहली वाला, स्लाइड में देख सकते हैं, ये वाला निकाल दो। इसमें जो है वो मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है ये वाला कि निकाल लिंग दो। जो है वह दो अर्थ में होते हैं हाँ, या और ये इसके दो लगा दो। स्वरूप होते हैं या दो प्रकार होते हैं। आप इसको किसी भी इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं।
लिंग का जो पहला स्वरूप होता है वो जैविक होता है, या पहला प्रकार जो है वो जैविक होता है, जिसे अंग्रेजी में हम बायोलॉजिकल कह सकते हैं। और जो दूसरा स्वरूप है वो सामाजिक या फिर सांस्कृतिक स्वरूप या प्रकार कहलाता है। दरअसल जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक में अंतर क्या है, ये हम अभी आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि जैविक लिंग और सामाजिक और सांस्कृतिक लिंग में एक संबंध भी है और इनमें एक बहुत मोटा अंतर भी है। यह समझना आवश्यक है, नहीं तो फिर लिंग की अवधारणा जो है वो हमें भ्रम में डालती है, सदैव हम समझ नहीं पाते हैं। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो जैविक लिंग है उसके मोटे मोटे जो है वो 3 स्वरूप या प्रकार हैं। तीसरा जो स्वरूप है तृतीलिंग या थर्ड जेंडर, ये माननीय न्यायालय ने अभी कुछ वर्ष पहले ही परिभाषित किया है। लिंग का एक प्रकार है महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर यानी कि तृतीलिंग। ये जैविक से मतलब शारीरिक संरचना से है, प्राकृतिक संरचना से है, जो व्यक्ति को अपने जन्म के साथ में प्राप्त होती है। इसका पीडीएफ मैं बाद में आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अंकित सर के माध्यम से शेयर कर दूंगा, इसलिए नोट करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, बस समझने का भी प्रयास करें। तो जैसे मैंने बताया कि जैविक लिंग और सामाजिक लिंग का आपस में संबंध होता है, इन दोनों में एक मोटा मोटा अंतर होता है। और मैंने जैविक लिंग के भी 3 प्रकार बताए, उसमें सबसे पहला प्रकार हमने जैविक लिंग का देखा महिला या फीमेल। तो आप इस पीपीटी डायग्राम में, इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो महिला की जो जैविक संरचना होती है, जो प्राकृतिक रूप से उसे जन्म से प्राप्त होती है, उसका जो प्राकृतिक शरीर होता है उसमें कुछ अंग विशेष होते हैं जो कि पुरुष से भिन्न होते हैं। और इन अंगों के साथ में प्रकृति में अवतरित होने वाली या पैदा होने वाला जो व्यक्ति है या इंसान है वो महिला कहलाता है। उसमें गर्भाशय की जो है वो उपस्थिति होती है उसके शरीर में, और कुछ और अंग विशेष होते हैं। और उन अंग विशेषों के कारण, उसकी उस शारीरिक संरचना के कारण जो कि प्रकृति प्रदत्त है, वो चयनित नहीं की गई है, वो प्रकृति प्रदत्त है। हालांकि यहाँ पे जानकारी के लिए संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अब जैविक लिंग जो है वो अर्जित भी किया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए लिंग जो है वह परिवर्तित भी किया जाता है। लेकिन हम इस विषय को आज ज्यादा यहाँ पर डिटेल में इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी आज का प्रसंग नहीं है। तो जो प्रकृति प्रदत्त जो शारीरिक संरचना है, प्रकृति से जो शारीरिक संरचना मिली है, उसके लिए कुछ विशेष नियम और कायदे तय कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से वह जो प्राकृतिक या जो शारीरिक संरचना से प्राप्त जो स्थिति है, वह सामाजिक और सांस्कृतिक लिंग में धीरे धीरे समय के साथ में, अवस्था के साथ में परिवर्तित होती है। अब इस चित्र में देख पा रहे होंगे जो प्रतीकात्मक रूप से समाज के द्वारा जो तय किए गए पैमाने हैं, प्रतिमान हैं, नियमावलियां हैं, खास तौर से बड़े केश या नाक या कान में या गले में आभूषण पहनना, चित्र में आप देख रहे होंगे। तो यह जो महिला का जो जैविक शरीर है, यह इन सामाजिक नियमों को पालन करने के बाद में इस तरह से परिवर्तित होता है। तो बीच में एक एरो लगा हुआ है, एरो के पहले आप देखेंगे तो यह महिला की जो है वह प्राकृतिक शारीरिक रचना है, और इस प्राकृतिक शारीरिक रचना के साथ में विशेष कुछ नियम जब जुड़ जाते हैं, समाज के द्वारा तय किए गए प्रतिमान जब जुड़ जाते हैं, तो फिर इस तरह का जैविक शरीर जो है इस तरह से परिवर्तन के साथ में हमें दिखाई पड़ता है, और इसे ही हम महिला कहते हैं। अब कान में नथनी हो, चाहे लंबे केश हो, सामान्यतः पैरों में बड़े पायल हो, हैं, या हाई हील की सैंडल्स हो, हैं, इस तरह के जो प्रतिमान हैं या इस तरह के जो प्रतीक हैं धारण करने की जो सामाजिक नियमावलियां हैं, वो महिलाओं के साथ देखी जाती है, जिसे हम महिला, इसी शरीर को हम महिला फिर कहते हैं। है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ स्पष्ट हुआ होगा कि किस तरह से एक जैविक शरीर जो है वो सामाजिक नियमों के साथ में एक लिंग में, सामाजिक सांस्कृतिक लिंग में बदलता है या परिवर्तित होता है। ठीक इसी प्रकार से जो है वो
जो है वो स्थिति पुरुषों के साथ भी है। ये यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों को मैंने स्लाइड में लिखा है, जैसे लंबे बाल या केश रखना, लंबे नाखून रखना, खाना पकाना सीखना, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखना, लिपस्टिक लगाना, विवाह के बाद मांग में सिंदूर लगाना, पैरों में पायल पहनना, हाथ में कंगन, नाक में नथनी पहनना है। और शरीर को एक विशेष तरह के यूं कह लीजिए कि शेप साइज में या एक विशेष तरह की आकारिकी में ढालने के लिए प्रयत्न करना, जैसे कमर का पतला होना या त्वचा के रंग को निखारने के प्रयास करना, बाह्य रूप से सुंदर दिखने के लिए। यदि हम भारतीय संस्कृति या मध्य भारत के व्यवहार प्रतिमान की बात करें तो 16 श्रृंगार शब्द आप लोगों ने सुना होगा। इस सूत्र को अपनाना, संतान उत्पत्ति तृष्णा का होना है, मतलब संतान उत्पत्ति या संतान प्राप्ति के लिए जो मानसिक रूप से यूं कह लीजिए कि आसक्ति जो है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसके भी सामाजिक सांस्कृतिक कारण है। यदि आप दूसरे जीवों से तुलना करेंगे तो प्रकृति में और दूसरे जितने भी जीव हैं उनमें इतनी संतान उत्पत्ति की तृष्णा नहीं है जितनी मनुष्य में पाई जाती है, और मनुष्यों में भी महिला में है। जो शारीरिक जो लिंग को सांस्कृतिक लिंग में भी मैंने बदलने का जो संकल्पना को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ये संतानोत्पत्ति तृष्णा वहीं से उत्पन्न होती है। अपने शरीर को ढककर रखना या लज्जा या हया या शर्म के प्रतिमान को धारण करना, है ना, विवाह के बाद पति के घर जाकर रहना, अपने निवास को बदलना, या फिर स्त्री को घर की मान मर्यादा या इज्जत या प्रतीक या पर्याय के रूप में जीवन जीना है। ये सब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो सब सामाजिक या सांस्कृतिक प्रतिमान है जो एक जैविक शरीर को सामाजिक लिंग में बदलते हैं, जिसे कि हम महिला के नाम से जानते हैं। तो जैविक शरीर में जब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सम्मिलित हो जाते हैं, इन सारे व्यवहार प्रतिमानों को जब अपना लिया जाता है गर्भाशय वाले जैविक शरीर के द्वारा, तो वो फिर सामाजिक सांस्कृतिक रूप से महिला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी तरह से पुरुष में भी जो है वो सामाजिक संरचना और जो सामाजिक व्यवहार प्रतिमान है वो विशेष शरीर के साथ में जोड़े जाते हैं, या उस शरीर को जो है वो धारण करने के लिए सामाजिक उसे किया जाता है, तो वह पुरुष में परिवर्तित होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ विशेष अंगों के साथ में जब कोई शरीर जो है वो पैदा होता है और फिर वो विशेष तरह के व्यवहार प्रतिमान जब अपनाता है, तो वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पुरुष में परिवर्तित होता है। यहाँ पे शारीरिक सौष्ठव या फिर शारीरिक शौर्य या फिर शारीरिक ताकत को जो है वो प्रदर्शन करना या उसको इनहेंस करना या उस ताकत को और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी करना है, यही जो है मस्कुलिनिटी जिसको कहा जाता है ना, इसी को पुरुषत्व का प्रतीक माना जाता है। तो इन विशेष अंगों के साथ में जो शरीर पैदा होता है वो जब इन व्यवहार प्रतिमानों को अपनाता है तो वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पुरुष कहा जाता है? यहाँ पर पुरुषों से संबंधित जो व्यवहार प्रतिमान है उनको हम निम्न तरह से देख सकते हैं। जो शारीरिक बल या सौष्ठव है उसके लिए प्रयास करना है, भविष्य के लिए अधिकतम आर्थिक संसाधनों पर होल्ड रखना या उनको प्राप्त करना या उनके ऊपर अपना पोजीशन बनाने के लिए जो है वो कोशिश करना या उसकी तैयारी करना या उसी के लिए जो है वो प्रयास करना है, ये पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिपाटियों में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है ना। परिवर्तन हुआ है आदिम काल से लगाकर अब तक, और उन परिवर्तनों में किस तरह से श्रम विभाजन हुआ है ये हम आगे के जो है वो चर्चा में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये जो सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमान है ये सामान्यतः है, मतलब हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 100% यही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पीजी के भी विद्यार्थी हैं और उससे ऊपर के भी विद्यार्थी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समाज विज्ञान शोध में या सोशल रिसर्च में या सामाजिक संरचना में 100% कभी भी कोई बात जो है वो नहीं की जा सकती दावे के साथ में। ऐसा ही होता है ऐसा कहना हमेशा संदेह से भरा होता है, ऐसा भी होता है ऐसा कहना ज्यादा उचित होता है। सामान्यतः ये व्यवहार प्रतिमान अपनाए जाते हैं, इसके अपवाद आपने देखे हो सकते हैं, ये संभव है और पाए जाते हैं समाज में, यह भी सच है ना। स्त्रियों के विपरीत पुरुषों में जो व्यवहार प्रतिमान है, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार प्रतिमान है, उसमें इमोशंस को दबाना है ना, भावुकता को दबाना या भय को दबाना या आंसुओं को दबाना भी जो है वो प्रमुख रूप से शामिल है। ये व्यवहार प्रतिमान आपने भी दिन प्रतिदिन के जीवन में देखे होंगे कि जब कोई पुरुष रोता है तो उसको ये
जो है वो सामान्यतः उसको एक इस तरह से कमेंट किया जाता है कि क्या महिलाओं जैसे रोते हो, लड़की हो क्या जो रोते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। शारीरिक दर्द को दबाने की प्रवृत्ति या इस तरह के प्रतिमान, शौर्य, शारीरिक बल को प्रदर्शित करने वाले कार्यों की प्रधानता, मतलब उन कार्यों को पुरुषों को दिया जाता है जिसमें शारीरिक बल जो है वो अधिक लगता है, वो कार्य सामान्यतः पुरुषों को दिए जाते हैं। मर्दानगी या मस्कुलिनिटी के सूत्र को जो है वो अपनाना या धारण करना या इस तरह के प्रतिमान निर्धारित करना, ये अलग-अलग समाज में अलग-अलग प्रकार के या अलग-अलग स्वरूप के हो सकते हैं, जिसके कई उदाहरण हमारे समाज में है। परिवार में निर्णयन हो, सामान्यतः निर्णयन की प्रक्रिया में पुरुषों को ही केंद्र में आगे रखा जाता है। घर के बाहर के कार्यों को करने की प्राथमिकता है। यहाँ पर जो है वो आदिम काल से लगाकर वर्तमान तक एक सुरक्षात्मक आवरण महिलाओं को देने की एक धारणा बनी है या पनपी है। इसके लिए घर के भीतर के कार्य महिलाओं के हिस्से आए और घर के बाहर के कार्यों को करने की प्राथमिकता में पुरुष जो है वो रखे गए या पुरुषों को इन कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त माना गया, है ना। वर के रूप में वधु का वर्ण करना, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये लेबर डिवीजन और श्रम विभाजन को समझने के लिए भी आधार वाक्य जैसा मैंने बताया कि यदि हम मनुष्य की तुलना दूसरे जीवधारियों से करें, तो दूसरे जीवधारियों में सामाजिक नियमावलियां नहीं पाई जाती, सांस्कृतिक नियमावलियां वहां पर नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी जो है वो बकरी जो है विवाह करने के पश्चात किसी बकरे के घर पर नहीं जाती है। वहां पर जो जैविक गुण हैं बकरे और बकरी के, वे उन जैविक गुणों के आधार पर, उनकी जो नैसर्गिक वृत्तियां हैं उसके आधार पर वो अपने जीवन के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य ने सामाजिक नियमावलियां बनाई है, सांस्कृतिक नियमावलियां बनाई है, और ये नियमावलियां ही मनुष्य को दूसरे जीव जंतुओं से अलग करती है, और इन्हीं नियमावलियों के कारण मनुष्य के समाज में श्रम विभाजन विभिन्न तरह से उत्पन्न हुआ है, और श्रम विभाजन के विभिन्न स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं, उसका एग्जिस्टेंस समाज में है। है तो ये काल के साथ में कैसे बदला आगे हम समझेंगे। तो वर के रूप में वधु का वर्ण करने का अर्थ यह है कि यहाँ पर विवाह के पश्चात वधु का या महिला का निवास बदल जाता है, और इसका लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन से बहुत गहरा नाता है। यहाँ पर काम का बंटवारा पलायन के कारण जो है उसके स्वरूप को तय करता है, ये बहुत गहराई से समझने की बात है। और घर की महिलाओं के संरक्षक या रक्षक के रूप में जीवन जीना, ये भी पुरुषों के लिए तय सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान है, सामान्यतः, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने अब प्रतिलिंग को भी जो है वो परिभाषित कर दिया है। तो अगर हम लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को यदि हम समझना चाहते हैं, तो चूंकि इसमें तृतीय लिंग को भी शामिल करना पड़ेगा, चूंकि यदि हम अतीत से लगाकर वर्तमान तक देखें तो तृतीय लिंग को पहले तो परिभाषित नहीं किया गया है, और उसके लिए कोई श्रम विभाजन में कोई हिस्सेदारी भी तय नहीं हुई है। और अभी भी यदि आप माइक्रो लेवल पर यदि ऑब्जर्व करें, या फिर संस्थागत जो डेटा है या संस्थागत या जो परिपाटियां हैं, उसमें भी यदि आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि तृतीय लिंग की जो है वो कार्य में हिस्सेदारी या भागीदारी जो है वो अभी भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ये क्राइसिस भी है, इसके बारे में जो है वो लंबी चर्चा होना चाहिए कि श्रम विभाजन यदि लिंग के आधार पर यदि हम देखना चाहते हैं तो उसमें तृतीय लिंग कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तृतीय लिंग की वहां पर जो है वास्तव में क्या स्थिति है, उनकी कार्य सहभागिता दर कितनी है, और वो किस तरह के कार्यों में उनकी सहभागिता है, यह भी समझना जरूरी है। तो जो तृतीय लिंग है उसका समाजीकरण कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने 12th स्टैंडर्ड तक भी यदि बायोलॉजी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि कुछ सिंड्रोम्स होते हैं शरीर में, जो शरीर के जो जैविक गुण हैं उसके कारण, सिंड्रोम के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसमें महिला और पुरुष के दोनों के गुण हो सकते हैं, या किसी एक के अधिक और अल्प मात्रा में किसी दूसरे के गुण हो सकते हैं, तो उसे हम तृतीय लिंग कहते हैं। तो वो सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान देखें तो वो समाज की मुख्य धारा से लगभग अलग होते हैं, और सामान्यतः महिलाओं के प्रतीकों और तौर तरीकों को अपना लेते हैं।
कुछ विशेष तरह के जेस्चर या भाव को दिखाना भी उनके लिए तय कर दिया जाता है। इसे हिजरा वर्ग भी कह सकते हैं, जैसे ताली ठोकना या ठुमके लगाना। और भिक्षावृत्ति या फिर यूं कह लीजिए जरूरी संसाधनों को ये मांग कर ही समाज के दूसरे वर्गों से इकट्ठा करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस शुभ कार्य जो है वो सामान्यतः जब घरों या परिवारों में होते हैं तो वहां जाकर नाच गाना करना या नेक लेना या बख्शीश लेना ही इनके जीवनचर्या का मुख्य आधार होता है, इनकी जीविका का मुख्य आधार होता है। तो इस तरह से जो है वो हमारे बायोलॉजिकल या जैविक आधार पर जो है 3 तरह के शरीर होते हैं और उनका सामाजिक सांस्कृतिक पैमानों के साथ में उनका जुड़ाव या उन शरीरों के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक पैमानों को अपनाना यह तय करता है कि वो महिला है, पुरुष है या फिर जो है वो थर्ड जेंडर है या तृतीय लिंग है ना। मैं दरअसल फ्लुएंसी में मतलब बोले जा रहा हूँ, मैं जो है कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आप सब लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल सर। ये थैंक यू। हाँ, तो जो है वो इस तरह से जो है वो लिंग का विभाजन हमने देखा है। कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ हैं जो इन पैमानों को वर्तमान में जो है वो तोड़ने के प्रयास में कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा कुछ गतिविधियां या प्रतिमान अपनाए जा रहे हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर हम कालक्रम पर आते हैं। है ये जैसा कि अभी हमने देखा या समझा पिछले 3-4 स्लाइड्स में कि किस तरह से जैविक शरीर जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक लिंग में बदलता है ना। तो वो जो तय पैमाने हैं उनको चुनौती देने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। ये एक जेएनयू के स्कॉलर हैं, इनका ऐसा मानना है कि कपड़े या विशेष तरह का पहनावा किस तरह से लिंग को निर्धारित कर सकता है। कपड़े स्त्री या पुरुष के नहीं हो सकते हैं, कपड़े सिर्फ कपड़े हैं। जो नए तरह से श्रम विभाजन को एक तरह से यूं कह लीजिए कि चुनौती देने का एक प्रकल्प है या शुरुआत है। इसका दूरगामी असर जो है वो हमें समाज में दिखाई देगा, उसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत है। मैंने कहा ना कि यदि आप लिंग की अवधारणा को अभी यदि समझने की कोशिश करेंगे तो निरंतर आपके पूरे जीवन में लिंग के आधार पर जो श्रम विभाजन समाज में था है और आगे किस तरह से परिवर्तित होगा, इसके बारे में आपका ज्ञान निरंतर परिवर्तित होगा, निरंतर बदलेगा है। इसलिए ये जो है वो फोटोग्राफ मैंने विशेष रूप से इन्हें ढूंढा और आप लोगों को दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये फोटोग्राफ देखकर पहली नजर में जो है हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये वेशभूषा तो महिला की है, नारी की है ना। इसी तरह से इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि जो मस्कुलिनिटी या जो मर्दानगी या शारीरिक सौष्ठव या शारीरिक बल के बारे में जो सामाजिक सांस्कृतिक धारणा है वो सीधे सीधे पुरुषों के साथ में जुड़ी हुई है, अब तक सामान्यतः पुरुषों के साथ में जुड़ी हुई है। तो इस मिथ को भी अब जो है वो तोड़ने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। एक जो महिला जो दिखाई दे रही है शारीरिक सौष्ठव को प्रदर्शित करती हुई है ना। एक ये तस्वीर है जो मुझे हाथ लगी है, बड़ी मार्मिक तस्वीर है और इस तस्वीर का भी लिंग के आधार पर श्रम विभाजन से गहरा नाता है। चूंकि जो श्रम विभाजन है वो समाज में एक विनिमय की व्यवस्था है और श्रम विभाजन आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करना और सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा प्राप्त करने का आधार है। तो हमारे समाज में चूंकि जेंडर बेस्ड जो जो श्रम विभाजन है, लिंग आधारित जो श्रम विभाजन है, उसमें संसाधनों के बंटवारे में भी जो है वो घालमेल होता है और अधिक संसाधन जो है या यूं कह लीजिए अर्थव्यवस्था जो है पूरी जो है वो समाज के एक वर्ग, लिंग के आधार पर एक वर्ग या समूह पर केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण गरीबी या दरिद्रता लिंग के आधार पर भी जो है वो समाज में उसका एग्जिस्टेंस पाया जाता है। ये भी एक तस्वीर है जो लिंग आधारित श्रम विभाजन को प्रकट करती है। यदि यदि हम इस धारणा से अभी तक जो है वो ग्रसित हैं कि शारीरिक श्रम का कार्य सिर्फ पुरुषों के हिस्से है, तो यह तस्वीर जो है उस धारणा को तोड़ने का कार्य करती है कि लिंग आधारित श्रम विभाजन में ये जो एक बायसनेस सोच है कि श्रम आधारित कार्य जो है या शारीरिक श्रम के कार्य सिर्फ पुरुषों के हिस्से हैं, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। यह तस्वीर भी इसी धारणा को चुनौती देने वाली एक तस्वीर है। तो यह जो अभी तक की जो मेरे तरफ से जो आप लोगों के सामने जो चर्चा या प्रस्तुतिकरण जिन तथ्यों का किया गया है, ये सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि लिंग क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा था। तो
मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब रहा होगा किस हद तक है। तो आप में से कोई एक या दो विद्यार्थी बताएं कि आप लिंग की धारणा, सामाजिक सांस्कृतिक धारणा आप समझ चुके हैं, तो हम फिर लिंग के आधार पे काल वर्गीकरण क्या जो है उसके ऊपर जाएं और समझें कि किस तरह से श्रम विभाजन आदिम काल से अब तक हुआ है या उसमें क्या क्या बदलाव हमें अब देखने को मिल रहे हैं। कोई भी एक या दो स्टूडेंट बताएं। ठीक है, मैं मैसेज में देख पा रहा हूँ दिव्यांश ने कहा है कि उन्हें समझ में आया है। ठीक यस है, सर, क्लियर है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। है तो हम आगे बढ़ते हैं। है तो मैंने काल वर्गीकरण जो है वो इस तरह से किया है। पांच भागों में मैंने काल को बांटा है, प्रिमिटिव स्टेज या आदिम काल से लगाकर अब तक के काल को। और हम इस एक एक काल में जो है वह चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से श्रम विभाजन में बदलाव आया है। हाँ, ये जो काल वर्गीकरण है, मैंने वास्तव में कार्ल मार्क्स के जो है वो वर्गीकरण से इसको मैंने लिया है। कार्ल मार्क्स ने अब तक के समय को 5 भागों में बांटा है: आदिम काल, शिकार काल, कृषि काल, औद्योगिक काल, जिसे आधुनिक काल भी कहीं कहीं समाजशास्त्र में कहा जाता है, और उत्तर औद्योगिक काल या उत्तर आधुनिक काल। माफ कीजिए, तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए खांसी आ रही, थोड़ा सा व्यवधान आपको महसूस हो रहा होगा। सबसे पहला काल है आदिम काल। इसके बारे में हम बात करते हैं कि आदिम काल में लिंग आधारित श्रम विभाजन जो है हमारे समाज में किस तरह से पाया जाता था। आदिम काल दरअसल वह अवस्था है जब मनुष्य पशु अवस्था से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था। उसने भाषा का निर्माण करना शुरू किया था और अपने लिए कुछ सामाजिक सांस्कृतिक नियमावलियां उसने बनाना शुरू किया था। जैसा मैंने बताया कि सामाजिक सांस्कृतिक नियमावलियां ही हैं, वो नियम ही हैं जो मनुष्य को पशु से या दूसरे जीवों से अलग करते हैं। तो आदिम काल में मनुष्य पशुओं से बहुत ज्यादा उन्नत नहीं था। हाँ, चूंकि उसने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया था, अंगूठे का प्रयोग करना सीख लिया था, उसकी दृष्टि जो है वो दूसरे जीव जंतुओं से अधिक उन्नत थी। है, तो इस तरह से वह एक उन्नत जीवधारी के रूप में जरूर जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होकर प्रकृति को चुनौती देने के लायक बन गया था। लेकिन उसके पास में कोई व्यवस्थित समाज नहीं था, कोई व्यवस्थित संस्कृति नहीं थी, तो वो उन सब की शुरुआत करने के लिए जूझ रहा था। प्रकृति को समझने के लिए जो है वो उसका संघर्ष जारी था और ज्ञान विज्ञान का प्रारंभिक स्तर पर था। और यहाँ पर आदिम काल में चूंकि जैसा मैंने बताया कोई सामाजिक सांस्कृतिक नियम नहीं थे, इसलिए यहाँ पर महिला और पुरुष की अवधारणा वैसी नहीं थी जैसी आज के समाज में। हाँ, जैविक भिन्नताएं तो हर काल में रही हैं, वो तो प्राकृतिक है, वो तो नैसर्गिक है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक अंतर महिला पुरुष में नहीं था, जैसा कि अभी हमने प्रस्तुतिकरण में देखा, समझा या सीखा है। तो आदिम काल में जो श्रम विभाजन था वो बहुत ही सरल प्रकार का था। हाँ, यदि आप इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र विद्यार्थी ने सुना होगा कि द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एक ग्रंथ है दुर्खाइम का, और यह पूरा ग्रंथ ही लेबर डिवीजन पे बेस्ड है। इसमें भी उन्होंने जेंडर बेस्ड डिवीजन को बहुत अच्छे से समझाया है। और इस ग्रंथ में जो श्रम विभाजन का जो वर्णन है उसका आधार विनिमय व्यवस्था है। विनिमय व्यवस्था मतलब लेने और देने की व्यवस्था। मनुष्य ने चूंकि एक सामाजिक व्यवस्था को बनाने की शुरुआत की, नियमावलियों को बनाने की शुरुआत की, तो मनुष्य ने महसूस किया कि सारे काम किसी भी जो है वो एक वर्ग को या एक समूह को या कुछ ही लोगों को नहीं दिए जा सकते। उससे पूरे समाज में जो है अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मनुष्य चाहते ही व्यवस्था का निर्माण करना था। तो उसने कामों का बंटवारा, श्रम के बंटवारे को उन्होंने जो है वो इस प्रकार से करने की कोशिश की कि अधिक से अधिक सहूलियतें समाज में लोगों को मिल सके, है ना। लेकिन इस बंटवारे के आधार पर बाद में जो एक शोषणकारी व्यवस्था धीरे धीरे जन्म लेने लगी, जिसमें लैंगिक जो है वो भेदभाव या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के प्रतिमान उत्पन्न होने लगे। तो आदिम काल में चूंकि शिकार करना, भोजन जुटाना है और खुद को जिंदा रखना, जंगल में चुनौतियां बहुत थी, खुद को सुरक्षित रखना और जिंदा रखना यही एकमात्र कार्य था। अब भोजन की व्यवस्था और स्वयं की सुरक्षा, सिर्फ ये दो ही कार्य थे। हैं? अब भोजन की व्यवस्था के लिए पुरुषों को बाहर जाना पड़ा या जंगल में शिकार करने जाना पड़ा। उसका एक
व्यवहारिक पहलू यह है, क्योंकि उस समय निरंतर महिलाओं में गर्भकाल होता था, क्योंकि गर्भ अंकल निरोधन के साधन उस समय नहीं बोतल ला उपलब्ध तो है। थे। और जैसा बताया, मनुष्य पशु अवस्था से जो है वो अलग होना शुरू ही हुआ था। तो निरंतर गर्भकाल जो है वो मनुष्य में, महिलाओं में बना हुआ रहता था। अब गर्भकाल के बने रहने का यह मतलब हाँ है जी। कि गर्भवती स्त्री पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, या फिर नदी में तैर नहीं पाएगी, या फिर रेगिस्तान में ज्यादा लंबे समय गर्मी में चल नहीं पाएगी, है, या किसी शिकार करने के लिए किसी जंगली जानवर का पीछा नहीं कर पाएगी। ये एक सामान्यतः एक व्यवहारिक पहलू है, जो कि गर्भकाल के कारण महिला को थोड़ा सा अक्षम बना देते हैं। तो ये कार्य पुरुषों के हिस्से स्वतः आ गए उस काल में, कि शिकार करके भोजन लाने का कार्य पुरुष के हिस्से आएगा, या पुरुष इस कर्तव्य को निभाएगा, है। और वो जिस स्त्री को अपने साथ में रखता है, या जिस स्त्री को, जो स्त्री जिस पुरुष से गर्भवती हुई है, उस पुरुष की जिम्मेदारी कि उसके लिए भोजन पानी का इंतजाम वह पुरुष जो है वह करेगा। अब चूंकि गर्भकाल लगातार है, इसलिए छोटे बच्चे हमेशा स्त्री के पास है। तो छोटे बच्चों की सुरक्षा और स्वयं की भी सुरक्षा, है, यह एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदिम काल में, या एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती उस समय थी, है। तो इस चुनौती से निपटने का एक व्यवहारिक जो है वो पैमाना यही तय हुआ। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था कि एक सुरक्षित गुफा का इंतजाम कर दिया जाए, एक सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम कर दिया जाए, जहां पर स्त्री जो है वो निरंतर चलने वाले गर्भकाल में सहूलियत से रह सके, छोटे बच्चों के जीवन की सुरक्षा कर सके, और उनके लिए भोजन के इंतजाम के लिए पुरुष जो है वह गुफा से बाहर जाकर जंगल में, चाहे जैसे भी चुनौतियों का सामना करे, वो भटक करके शिकार को इकट्ठा करके, या कंदमूल या भोजन को इकट्ठा करके फिर गुफा में शाम को लेकर के आए, और अपने बच्चों और अपनी स्त्री को वह पोषण के लिए उपलब्ध कराए, है। तो आदिम काल में यह जो है वो श्रम विभाजन का स्वरूप था, बहुत सरल जो है वो स्वरूप था। कार्य बहुत सीमित थे और जीवन बहुत सरल था। सरल इस अर्थ में था, सामाजिक सांस्कृतिक पैमानों के आधार पर, है ना। वैसे तो चुनौतियां बहुत थी, जंगल में रहना और सर्वाइव करना अपने आप में सरल नहीं कहा जा सकता। सरल उस अर्थ में था कि यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक जटिलताएं नहीं थी, है ना। किसी तरह का सामाजिक सांस्कृतिक लक्ष्य या तनाव नहीं था, है। जिंदा रहना है खुद को, और उस खुद के लिए भोजन का इंतजाम करना है। और इसमें भी कार्य बढ़ गए हैं। बच्चों को सुरक्षित मां रहेगी गुफा के अंदर, वो गुफा पुरुष ने उपलब्ध कराई है, जिसे आज हम वर्तमान संदर्भ में आधुनिक काल में घर कहते हैं, है। और शिकार करके भोजन इकट्ठा करके लाने का कार्य पुरुष करेगा। कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं अंकित सर, तो हम जो है वो प्रश्न काल आखिरी के 10-15 मिनट में एक साथ रख लेंगे। ये लोग बीच में, मुझे लगता है कि जी निरंतरता सर, वो असल में मिस्टेक से बच्चों का हो गया है, कुछ स्टूडेंट्स ही हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके, ठीक जी है, जी, कोई बात हमारे जी। स्टूडेंट्स क्या मोबाइल से उतने फैमिलियर नहीं हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी जी ओके ओके, जी। ठीक ठीक सर, शुक्रिया, है। तो दूसरा काल है शिकार काल, है। दरअसल आदिम काल और शिकार काल में एक अंतर है। कई बार इन्हें एक ही काल मान लिया जाता है सामान्यतः, लेकिन इनमें जो है वो इन दोनों काल में जो जीवन शैली, उसमें एक बड़ा अंतर सामने आता है। ये दोनों काल अलग अलग हैं। आदिम काल दरअसल यूं कह लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर मनुष्य पशुओं की तरह ही था, बिल्कुल पशुओं की तरह, इस तरह से जो है वो अपना जीवन गुजारता था कि एकदम से पूरी तरह से ऐसा तय नहीं था कि गर्भवती स्त्री के लिए भोजन की व्यवस्था पुरुष ही करके लेकर आएगा। जिस तरह से हम दूसरे प्राणियों में देखें कि गर्भकाल में ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो यूं कह लीजिए कि जो मेल पार्टनर है वही भोजन की उपलब्धता कराए। लेकिन शिकार काल यहाँ पर इसलिए अलग है आदिम काल से, कि शिकार काल में एक सुरक्षित गुफा का इंतजाम करना और अपनी गर्भवती स्त्री और अपने द्वारा उत्पन्न संतान की सुरक्षा और भोजन की जिम्मेदारी पुरुष के हिस्से पूरी तरह से आ चुकी थी। यहाँ पर पुरुष की ही ये जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा भी वो मुहैया कराएगा और भोजन भी पुरुष मुहैया कराएगा, और बदले में स्त्री उसके बच्चों की देखभाल करेगी, या उन्हें उनकी जो नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं, दुग्धपान से लेकर उन्हें परवरिश के लिए जो भी जरूरतें हैं, परवरिश के लिए जितनी भी उनकी आवश्यकताएं, वो स्त्री या महिला के द्वारा पूरी की जाएगी। हाँ, इस काल के बाद में जो है वो तीसरा काल आया, कृषि काल।
और ये यहीं से जो है वो श्रम विभाजन का स्वरूप यूं कह लीजिए या समाज का रूपांतरण पूरी तरह से होने लगा। और जो है वो श्रम विभाजन के स्वरूप में भी आमूलचूल बदलाव आया है। कृषि काल के शुरुआत में चूंकि मनुष्य के पास में बहुत सारा ज्ञान भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा था, उसने प्रकृति की चुनौतियों को समझा था और विज्ञान का जो है वो ज्ञान यहाँ पर मनुष्य को धीरे धीरे संचित होने लगा था। इसलिए मनुष्य यहाँ पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ता चला गया था। प्रारंभिक स्तर की तकनीक और टेक्नोलॉजी को उसने सीख लिया था, उसका इजाद भी उसने कर लिया था। इसका भी सीधा संबंध लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन के साथ में जुड़ा हुआ है। अब कृषि काल में एक सबसे इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ था, यहाँ पर संपत्ति की अवधारणा की शुरुआत हो चुकी थी। निजी संपत्ति की धारणा यहाँ पर शुरू हो गई थी और इस निजी संपत्ति की धारणा ने भी लैंगिक आधार पर भेदभाव और लैंगिक आधार पर कार्य विभाजन को जो है वो नए स्वरूप में समाज में स्थापित किया। तो कृषि काल में सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रमुख संसाधन भूमि था। जिस व्यक्ति के पास में जितनी ज्यादा भूमि थी वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली था और भूमि पर होल्ड जो था वो पुरुष का होता चला गया या पुरुष का ही था। 100% वो भूमि पर जो कब्जा था, भूमि पर जो नियंत्रण था वो पुरुष का था। है यहाँ पर कृषि काल में भी इसलिए घरेलू कार्य ही महिला के हिस्से में आए हैं। चूंकि यदि आप आदिम काल और शिकार काल से यदि आप कृषि काल में प्रवेश को यदि आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा कि आदिम काल में और शिकार काल में चूंकि स्त्री और बच्चों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, इसलिए स्त्री और उसके जो छोटे बच्चे थे भोजन के लिए उसकी स्वतः निर्भरता पुरुष पर हो गई। और चूंकि सुरक्षा और भोजन दोनों इतने दिनेश बाबू, महत्वपूर्ण थे, इसलिए पुरुष पंकज का को बोलो। वर्चस्व या पुरुष के वर्चस्व की नींव उसी काल से वहां पर जो है वो नींव रखा गई थी या पुरुष का वर्चस्व वहीं से शुरू हुआ था। है ऐसा हम मान सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम पूरी तरह से सोशल रिसर्च पर भी निर्भर नहीं रह सकते। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि मानव शास्त्रीय संदर्भों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और साथ में कुछ दार्शनिक संदर्भों को भी साथ में रखना पड़ेगा। हम सामाजिक संरचना को या समाज में किसी भी घटना को या सामाजिक संरचना के किसी भी स्वरूप को वर्तमान में हम श्रम विभाजन की बात कर रहे हैं वो भी लैंगिक आधार पर। तो लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन एक सामाजिक घटना है, एक सामाजिक संरचना में एक अस्तित्वमान एक प्रतिमान है। यहाँ पर पंकज, पाया जाने वाला ये जो प्रतिमान है इसको समझने के लिए क्यों हमें दिनेश भैया? सामाजिक शोध के साथ साथ या इसको सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से या आर्थिक दृष्टिकोण से देखने के साथ साथ में हमें दार्शनिक दृष्टिकोण से और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखने, जांचने, समझने और परखने की प्रबल आवश्यकता है। नहीं तो हम जो है वो अंततः सही निष्कर्ष पे नहीं पंकज पहुंच कहाँ है? पाएंगे। है क्योंकि जब भी हम लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मतलब क्राइसिस आता है। जैसे वर्तमान में एक ज्ञान की एक जो है वो शाखा या धारा निरंतर विकसित होती जा रही है जिसको हम नारीवादी जो है वो शास्त्र या फेमिनिज्म के नाम से हम जानते हैं। है तो वो जो रेडिकलिस्ट फेमिनिस्ट हैं या जो अतिवादी जो महिलावादी अध्ययन करता है वो एक नए तरह का विमर्श खड़ा करते हैं और वो जो नए तरह का विमर्श है वह विमर्श मैं अपने समझ के बारे में बताना चाहूंगा कि मुझे उस विमर्श ने हमेशा संदेह जो है उत्पन्न किया है मेरे अंदर। मैं हमेशा उस विमर्श को पढ़कर कंफ्यूज हुआ हूँ क्योंकि वहां पर नैसर्गिक प्राकृतिक जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, क्यों, जो कहाँ है संवेग है, पंकज? जो भावनाएं हैं, वो कहीं घर ना चला कहीं गया? व्यवहारिक धरातल से मेच नहीं खा पाती। व्यवहारिक धरातल कुछ और है और जो है वो भावनाएं और संवेग जो है, सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कुछ और है और जो विमर्श है वो किसी और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो वो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो मैं कृषि काल को इन संदर्भों के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि कृषि काल की शुरुआत दरअसल संपत्ति की अवधारणा शुरू होने का भी समय है और कृषि काल में प्रमुख संसाधन जमीन थी। जमीनों पर होल्ड पुरुषों का आया हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि आदिम काल और शिकार काल में घर से बाहर निकलकर संसाधनों को, आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी पुरुष पर थी। तो शिकार काल से जो समाज कृषि काल में आया या शिफ्ट हुआ, वहां पर
शिकार काल और आदिम काल में जो व्यवस्था बन गई थी, जो लेबर डिवीजन तय हो गया था व्यवहारिक या प्राकृतिक या जैविक मजबूरियों के कारण, है ना, वो प्रतिमान कृषि काल में भी वैसे के वैसे शिफ्ट हो गया। और चूंकि कृषि काल में जमीन पर होल्ड पुरुष का था और जमीन प्रमुख संसाधन हो गई, और उस पर जो है वो जुताई करना या वहां पर प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, और वो उत्पादन के जो भी वस्तुएं या उत्पादन के बाद में जो भी अनाज उत्पन्न हुआ उस पर भी होल्ड जो है पुरुष का हो गया। मतलब जीवन के लिए जो आवश्यक संसाधन थे वो अभी भी पुरुष के कब्जे में आ चुके थे। इसलिए कृषि कार्य में भूमि को जोतना, भूमि पर हल चलाना है, और उत्पादन को जो है वो संचालित करना वो पुरुष के जिम्मे आया। और इसी के कारण कृषि काल में भी यदि हम लैंगिक आधार पर महिलाओं के कार्यों को देखें तो घर के कार्य ही महिलाओं के हिस्से आए। घर को संभालना है, बच्चों को पालन पोषण करना कृषि काल में भी महिलाओं के हिस्से आया। यहाँ पे एक बात, एक जो है वो मुझे मानव शास्त्रीय संदर्भों में जो मुझे ज्ञान मिला है, मुझे जितनी समझ आई है, कि कृषि काल में एक कार्य और जरूर हुआ था कि महिलाओं को कुछ कार्य जरूर हिस्से आए थे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, चूंकि कृषि काल में पशुपालन भी समानांतर धीरे धीरे मनुष्य के समाज में शुरू हो गया था। मनुष्य ने कृषि के समानांतर पशुपालन को भी अपने जीवन में शामिल कर लिया था। है, तो जो पशुपालन से संबंधित जो छोटे मोटे कार्य थे, मतलब बच्चों के देखभाल के साथ में पशुओं की देखभाल करना, या पशुओं को चराना, या फिर उनका दूध निकालना, या जो है वो पशुओं से और किसी जरूरी संसाधनों को प्राप्त करना, या उनके गोबर से ईंधन जो है वो प्राप्त करना, कंडे या उपले बनाना है, यह कार्य जो है वो धीरे धीरे महिला को हस्तांतरित हो गए थे, या यूं कह लीजिए इन कार्यों की जिम्मेदारी महिलाओं के पास आ गई थी। है, तो आदिम काल और शिकार काल के बाद में महिलाओं के हिस्से फिर से बच्चों का पालन पोषण और घरेलू कार्य ही महिला के जिम्मे आए, लेकिन कुछ अतिरिक्त कार्य जुड़ गए थे जिसे मैंने पशुपालन के, है ना, द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो कृषि काल जो था वो कृषि काल दरअसल कई मायनों में हमारे समाज में जो है वो क्रांतिकारी एक बदलाव का सूचक है, एक बदलाव का काल है, और यहाँ पर उन उन प्रतिमानों की नींव रखी गई, या वो नए तरह की सामाजिक संरचना की शुरुआत हुई जो आगे चलकर एक बहुत ही जटिल प्रकार का समाज जो है वो रचने वाले थे। एक बहुत ही जटिल सामाजिक संरचना उत्पन्न करने के लिए वहां पर आधार तैयार हो रहा था। यहाँ पर एक कृषि काल में, जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य ने कुछ कुछ उन्नति विज्ञान में भी कर ली थी। जैसा मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा यदि हमें लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन को समझना है। तो कृषि काल में चूंकि विज्ञान उन्नत हुआ था और आईने की खोज का कोई मतलब विज्ञान में कोई ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है कि आईने की खोज किस काल में या कब हुई थी, वास्तविक संदर्भ इसका नहीं मिलता है। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि शिकार काल के बाद में जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई होगी, पहिए का आविष्कार हुआ होगा कृषि काल तक, और इसी बीच में कहीं आईने का आविष्कार भी हुआ होगा। और आईने का आविष्कार जब हुआ, इस आईने के आविष्कार ने लिंग आधारित श्रम विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा पहले से एक आधार तैयार कर दिया है। आईने के आविष्कार के पश्चात ही, है ना, यूं कह लीजिए जैसे मैंने अभी कहा था ना, 16 श्रृंगार की अवधारणा जो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है, ये दुनिया के सभी समाज में किसी अलग अलग स्वरूप में या रूप में पाई जाती है। 16 श्रृंगार हमारे देश में कहा जाता है, किसी दूसरे देश में किसी और तरह से इन पैमानों को अपनाया जाता होगा, लागू किया जाता होगा। तो जो आईने का आविष्कार है, इस आईने के आविष्कार ने दार्शनिक आधार पर यदि मैं कहूं तो मेरा ऐसा मानना है कि आईने के आविष्कार ने कई सारे आर्थिक कार्यों से, अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण कार्य थे, उन कार्यों से स्त्री समुदाय को या महिला वर्ग को अलग कर दिया, पृथक कर दिया आईने के आविष्कार में। क्योंकि आईने के आविष्कार के पश्चात रूप गर्विता, मतलब मैं इसे कहता हूं शब्द, मतलब मैंने इसे रूप गर्विता नाम दिया है कि वर्तमान में हम इसे बॉडी शेपिंग या बॉडी शेमिंग के साथ में जोड़ सकते हैं। बॉडी शेपिंग या बॉडी शेमिंग जो है वो आईने के सामने खड़े होने पर ही हमें महसूस होती है, और दूसरे लोग जब वो जो हमारे बारे में कमेंट करते हैं, वो कमेंट को हम अपने शरीर पर लागू करके देखने की कोशिश करते हैं आईने के सामने। तो आईने के आविष्कार ने महिला से कई सारे कार्य छीन लिए, या महिला को
अक्षम बनाने के लिए आईएनए ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पर श्रम विभाजन फिर वैसे ही समाज में मजबूत होता चला गया। किस आधार पर? कि घर से बाहर के कार्य, या फिर यूं कह लीजिए कि वो संसाधन जिन पर होल्ड रखने से, है ना, सामाजिक समृद्धि आएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी, या यूं कह लीजिए राजनीतिक ताकत या सांस्कृतिक समृद्धि आएगी, उन संसाधनों पे होल्ड पुरुषों का बढ़ता चला गया। और आईने के कारण रूप गर्विता का कॉन्सेप्ट महिला को मनोवैज्ञानिक रूप से हस्तांतरित किया गया। महिला रूप गर्विता के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगी, स्वयं के बाह्य शरीर को या छवि को निखारने के लिए वो बहुत ज्यादा आसक्त हो गई है। और इस आसक्ति के कारण जो लेबर डिवीजन था वो फिर सीधे सीधे वैसे ही दिखाई पड़ता कृषि काल में, जैसा बताया कि होल्ड पुरुषों का इकोनॉमी पे बढ़ गया और घरेलू कार्य जो है वो महिलाओं के हिस्से आ गए। यहाँ पर एक और चीज हुई, एक और चीज यह हुई कि चूंकि संपत्ति की धारणा यहाँ पर बलवती हो गई थी, और होल्ड जो था संपत्ति पर, कब्जा जो था जमीन पर, वो पुरुष का सर्वमान्य हो गया, मान लिया गया, सर्व स्वीकृति से मान लिया गया कि होल्ड पुरुषों का ही रहेगा, और था भी सही व्यवहारिक रूप से। तो यहाँ पर संतानोत्पत्ति की तृष्णा जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से महिला में उत्पन्न हुई, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पैदा हुई, या उस संकल्पना के साथ में महिला को आसक्त बनाया गया। संतान उत्पत्ति तृष्णा मतलब ऐसी तृष्णा या इस तरह का भाव महिला के अंदर कि संतान यदि उत्पन्न नहीं होगी तो वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से खुद को असहज महसूस करेगी, मनोवैज्ञानिक रूप से असहज महसूस करेगी, और उसे यह महसूस होगा कि मेरा जीवन अपूर्ण है। यह संतानोत्पत्ति तृष्णा दूसरे किसी फीमेल प्रजाति में, दूसरे जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती, सिर्फ मनुष्य में पाई जाती संतानोत्पत्ति तृष्णा। और इसमें भी जो कि संपत्ति की अवधारणा कृषि काल में उत्पन्न हो गई थी, इसलिए यहाँ पर संपत्ति पर होल्ड पुरुषों का है, इसलिए यहाँ पर लिंग भेद यहीं से चालू हुआ कृषि काल से, कि यदि पुरुष की संतान पुरुष होगी तो उसकी सारी संपत्ति उसके कब्जे में रहेगी, और यदि संतान महिला होगी तो उसके पास में उसका जमीन का होल्ड नहीं होगा या संसाधनों का होल्ड नहीं होगा, तो आर्थिक रूप से वह संपन्न नहीं है। इसलिए पुरुष संतान की प्राथमिकता या पुरुष संतान की ज्यादा ललक या पुरुष संतान की ज्यादा तृष्णा की नींव भी इसी काल में हुई, जिसने कि महिला और पुरुषों के कार्य को अलग अलग किया। फिर चौथा काल आता है औद्योगिक काल, जिसको आधुनिक काल के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है। अंकित सर। जी सर। हाँ अंकित सर, आपने चूंकि मुझे 3 से 4 का समय दिया था, 3:59 हो गए हैं, तो अभी मेरा थोड़ा सा और जो है वो बचा हुआ है विश्लेषण। और एक और चीज ये कि 10-15 मिनट हम लेट शुरू हुए थे, तो इसलिए मैं अनुमति चाह रहा था कि मैं कंटिन्यू रखूं या इसको समराइज कर दूं, अभी क्या करूं? सर एक्चुअली हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी लाइनअप है, उनका 4 बजे से है, तो आप 10 मिनट लगभग जो है हम कर सकते हैं इसको। जी जी, ओके। मैं हमारा एक उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि स्टूडेंट थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें, तो आप 10 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें हो जाएं। जी जी सर, बिल्कुल। हाँ, मैं इसीलिए, क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू सर, मैं समझ गया है। तो अगला काल है औद्योगिक काल, आधुनिक काल। यहाँ पर मशीनों का जो है वो मशीनों का प्रयोग उत्पादन में किया जाने लगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, और एक तरह से ये पूंजीवाद की शुरुआत थी। कृषि काल को सामंत काल भी हम कह सकते हैं। इसके सामंत काल के जो अवशेष के ऊपर जो भवन बने वो पूंजीवादी काल के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। यहाँ पर मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन होना। फिर उत्तर औद्योगिक काल आया, उत्तर आधुनिक काल इसे कहते हैं। यहाँ पर इसे मैं सेवा युग भी कहता हूँ कि यहाँ पर उत्पादन के अतिरिक्त बाजार बहुत ताकतवर हो गया, और बाजार में कई तरह की सेवाएं भी जो है वो खरीदी और बेची जाने लगी। औद्योगिक काल और उत्तराधुनिक काल में यदि हम श्रम विभाजन को देखें तो इकोनॉमी में होल्ड कृषि काल की तरह यहाँ पर भी संपत्ति पर होल्ड अभी भी पुरुषों का है। अर्थव्यवस्था में प्रतिनिधित्व जो है या किसी भी तरह के यदि हम काम की श्रेणी को देखें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी अभी भी नगण्य है। महिलाओं के हिस्से अभी भी घरेलू कार्य ही है, घर के कार्य ही है, बच्चों की देखभाल ही उनके जो है वो हिस्से आई है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वह यह है कि वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ा है आधुनिक काल में और उत्तराधुनिक काल में। मतलब वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ना क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस दरअसल यह है कि वर्क पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है
लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा, जो आर्थिक सुरक्षा और जो सांस्कृतिक सुरक्षा जीवन पर्यंत होना चाहिए, है ना। काम के शुरू होने से आखिरी रिटायरमेंट की एज तक और उसके बाद के जीवन के लिए वो महिलाओं के हिस्से अभी भी नहीं आई है। मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरी अपने लेवल पर जो बाजार में जो रिसर्च है वो ये कहती है कि आधुनिक काल ने और उत्तर आधुनिक काल ने या औद्योगिक काल या उत्तर औद्योगिक काल ने एक फ्रंट कारपोरेट डेस्क इजाद की है, जहां पर फ्रंट डेस्क पर जो है वो महिला एग्जीक्यूटिव बिठाई जाती हैं, है? वो दरअसल उनके उत्पाद को बेचने के लिए एक पैकेट का या पैकेज का कार्य करती हैं, है? और उनकी वो जो कार्य की जो श्रेणी है वो उनको वो सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराती है। सरकारी नौकरियां कुछ ही प्रतिशत हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में यदि हम सहभागिता देखें या उत्पादन की विभिन्न अन्य जो है वो इकाइयां या संस्थाएं या प्रकल्प देखें, तो वहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं के बराबर है। राजनीति में यदि हम पार्टिसिपेशन देखें तो कार्य की श्रेणी के आधार पर तो संविधान सभा में सिर्फ 15 महिलाएं थी, और अभी 75वां गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, लेकिन फिर भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमें पारित करना पड़ा, 33% रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। कार्यपालिका में देखें यदि हम कार्य को, तो अभी भी 2.5% आंकड़ा जो है प्रशासनिक सुधार आयोग और बाद की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2.5% हिस्सा ही भी महिलाओं के हिस्से हैं। बड़े अधिकारी के रूप में, सचिव स्तर की अधिकारी के रूप में महिलाएं बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और यदि न्यायपालिका में भी देखें तो भारत में अभी भी कोई भी महिला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई हैं। या यदि राजनीति के तौर पर भी देखें तो श्रीमती इंदिरा जी गांधी के पास में चूंकि एक उनके पिताजी की एक राजनीतिक पूंजी थी, इसलिए उन्हें जो है वो निसंदेह उनकी अपनी काबिलियत भी रही होगी, लेकिन उस पूंजी का बहुत बड़ा हाथ रहा उनको उस पद तक पहुंचाने में, है। तो अभी भी भारत जैसे देश में या अमेरिका जैसे देश में, है ना, अपने बलबूते पर या पूरी तरह से एक सामाजिक प्रतिमान से पालन करती हुई एक महिला स्वतः सामान्यतः उस पद तक पहुंचे, तो हम मानेंगे कि लेबर डिवीजन राजनीतिक जो है वो श्रेणी में या कार्यपालिका की श्रेणी में या न्यायिक श्रेणी में भी उनकी वर्क जो पार्टिसिपेशन है वो 50% हो पाई है। ये जो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और ये जो फ्रंट डेस्क का जो कॉन्सेप्ट है औद्योगिक काल और उत्तर औद्योगिक काल में, ये दरअसल उत्पाद को बेचने का एक तरीका है, और ये है महिला की देह को जो है वो उत्पाद के ऊपर एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से कवर के रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है, ग्राहकों को आकर्षित करने का एक तरीका है। यहाँ पर प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर मस्कुलिटी को अलग तरह से परिभाषित किया जाता है, जिसका श्रम विभाजन के साथ में सीधा सीधा संबंध है। मेरे पास में कई सारे और विचार हैं, कई सारे और भाव हैं, कई सारे और तथ्य हैं जिनको मैं अपने साथ में शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन समय की चूंकि अपनी सीमा है, इसलिए मैं अंकित सर को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। अंकित सर के आदेश के अनुसार अभी 4:04 है, हमारे पास में 6 मिनट है, तो जो कोई भी पार्टिसिपेंट इसमें कुछ ऐड करना चाहे या किसी की जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी बात अपनी रखना चाहते हैं, काफ़ी लर्नेड पार्टिसिपेंट्स भी है। अगर हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में आप एग्री भी कर सकते हो लेक्चर से, डिसएग्री भी कर सकते हो, जिस तरह का आपका क्वेश्चन है बस ब्रीफ में पूछ लें। सर मैं तो बस एक ही बात ऐड करना चाहूंगी छोटी सी, कि आप ये जो बता रहे थे विभाजन, ये सिमोन द बोवुआर ने द सेकंड सेक्स में भी इसी तरह से बताया है, और उसमें भी उन्होंने यही बताया कि आर्थिक आधार पर स्त्री को पहले कमजोर किया गया और उसके बाद फिर वो सामाजिक आधार पर कमजोर हुई। बस मैं यही बात ऐड करना चाह रही थी। जी जी, थैंक यू इंदिरा मैम। और कोई प्रतिभागी? हाँ दुर्गेश जी, सर बोलिए। दुर्गेश जी, हेलो जी आवाज आ रही है? हाँ, नहीं दे रहे दुर्गेश जी, बोलिए। मैं सर एक चीज बोलना चाहता था। सर ने जो साड़ी वाला एग्जांपल दिया, ये कल्चरल में बहुत लेट आया हमारे देश में। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस में थे तो हमारे सर ने कहा था ये हेलेना से साड़ी स्टार्ट हुई इंडिया में, इसका तो हमें जब इस डिवीजन पे जाएंगे तो इसको नहीं देखना चाहिए। और उससे पहले सर आभूषण तो सभी लोग पहनते थे सर, अभी केवल 10 साल पहले मेरे बाबा आभूषण पहनते थे, तो इन चीजों को उतना ज्यादा
लेडीज के साथ जोड़ना भी मेरे हिसाब से गलत है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकंड चीज, सर जब आप स्टार्टिंग किए डिवीजन का, तो आपने कहा कि फीमेल को मेल ने सुरक्षा दी, और हम वहां पे जानवर से इंसान अलग ही हो रहा था। तो सर मुझे नहीं जान पड़ता कि कोई भी जानवर इतने जल्दी डोमिनेट कर जाए जो फीमेल को सुरक्षा देने लगे, और ऐसा कैसे हो गया होगा। मेन क्वेश्चन तो वही अराइज होता है कि डोमिनेंस हो कैसे गया। शायद उसका आंसर नहीं मिला मुझे। हाँ हाँ, अब मैं आपका सवाल समझ गया कि यह जो है वो यह प्रभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ कि कोई एक मेल किसी फीमेल को सुरक्षा दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा ना कि दूसरे दूसरे जीवों से हम मनुष्य इसलिए अलग हैं कि हमने कुछ सामाजिक सांस्कृतिक पैमाने बनाए। तो वो जो सुरक्षा देने का जो भाव था, या जो मेल ने जो फीमेल को सुरक्षा दी है, इसको वही दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रूप से या सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर समझना पड़ेगा कि वो व्यवहार प्रतिमान वहीं से उत्पन्न होना शुरू हो गए थे कि स्त्री पर पजेशन, मतलब पुरुष रखना चाहता है, ये भाव उस समय उसके मन में कहीं ना कहीं जन्म ले लिया था है। इसीलिए जो पुरुष जिस स्त्री को सुरक्षा देगा वो उसकी हो जाएगी है। यह एक प्रतिमान उस समय एक शुरुआती चरण था, मतलब एक शुरुआती चरण में था है। क्योंकि समय की बंदिश है, हम इसको और डिटेल में आप अलग से मुझसे कभी भी इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो कई सारे और मानव शास्त्रीय संदर्भों के साथ हम इस पे चर्चा और कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर आपकी परमिशन होगी तो आगे जरूर इस पे सर बात करेंगे। मेरे श्योर दिमाग श्योर में भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो गए यहाँ से। ओके, श्योर थैंक यू श्योर सर। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन अब हम और लेंगे, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट स्पीकर के पास चलेंगे। एनीवन? सर सेशन काफी अच्छा रहा, मुझे ठीक लगा। एक्चुअली मैं भी सोशियोलॉजी से हूँ, और जैसे जेंडर और सेक्स की बात कर रहे थे, तो सर ये काफी अच्छा सेशन रहा। और थैंक यू थैंक यू। एनएओप्ले के द्वारा ये फर्स्ट में कॉन्सेप्ट दिया गया था, इसमें डिफरेंसेस बताए गए थे, ये हम ऐड कर सकते थे सेक्स एंड जेंडर के साथ। श्योर श्योर, थैंक यू नेहा मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। मुझे पक्का यकीन है कि आप हमारे विद्यार्थियों से, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे और इंटरेक्ट करना भी चाहते हैं, लेकिन समय की कुछ बाध्यताएं हैं। वैसे मैं अपने इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक बात बता दूं, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र पाटनी सर सोशियोलॉजी का उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे उनके लेक्चर्स होते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं सर से कहूँगा वो लिंक शेयर कर देंगे, आप उसके ऊपर सर के लेक्चर सुन भी सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ सर बाकायदा इंटरेक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो ये एक आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा, और सर के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वे आप जैसे लर्नड पार्टिसिपेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करने का उन्हें मौका मिलेगा। सर मैं फिर से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना वक्त हमारे लिए दिया, अपनी तबीयत खराब थी उसके बावजूद भी। और आप सर प्लीज़ जो है अपना यूट्यूब चैनल का लिंक और आपका जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल वगैरह, वो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जी सर, श्योर सर, श्योर। धन्यवाद सर, अंकित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे अवसर दिया इंटरेक्ट करने का। काफी दिनों के बाद में एक ऐसा मंच जो है वो मिला था, तकरीबन 8 महीने के बाद में, जहाँ पर थोड़े इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, और उनके बीच में चर्चा करने का मुझे आपने मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एग्जिट करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अमित। सो होपफुली आप सभी को इस लेक्चर से, इस सेशन से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर अपना प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे कुछ समय में। अभी मैं अगले सेक्शन की ओर हम चलेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सोनल शर्मा मैडम मौजूद हैं,
मैं देरी न करते हुए मैडम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड जी। डॉक्टर सोनल शर्मा मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स है, गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौज, देवास डिस्ट्रिक्ट में। और मैडम ने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। 2013 में मैडम ने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ मैडम ने बीएड किया हुआ है स्कूल ऑफ एजुकेशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। मैडम के पास में मैडम ने एमफिल इकोनॉमिक्स भी किया हुआ है। साथ ही साथ मैडम एमए इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीएवीवी में टॉपर भी रह चुकी हैं। इसी के साथ साथ में मैडम ने इसके पहले डीएवीवी में भी अध्यापन का कार्य किया है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैडम ने मुझे भी पढ़ाया हुआ है मेरे एमए के चारों सेमेस्टर्स में। और ये मैडम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है जो मैं यहाँ आप लोगों के बीच इस तरह से बात कर रहा हूँ। मैडम ने हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, और उनकी क्लासेस के जो एग्जाम्पल्स है हम अभी तक मैं भी अपनी क्लासेस में दोहराता हूँ। मैडम का एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ साथ में मैडम के पास कुछ अदर स्किल्स भी है, जैसे मैडम फ्रेंच में बहुत फ्लुएंट है और वो फ्रेंच पढ़ाती भी हैं। तो उसी के साथ साथ में मैडम ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और प्रेजेंटेशंस दिए हैं। मैडम का बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पर, जैसे स्टेटा हो गया, एनविवो हो गया, आर हो गया, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एसपीएसएस हो गया। मैं इसी के इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर सोनल शर्मा मैडम मेरी गुरु, आपका मैं स्वागत करता हूं कि आप आए और अपने लेक्चर से हमारे पार्टिसिपेंट्स को लाभान्वित करें। मैम प्लीज वेलकम। Thank you so much, Ankit sir. It is really a proud moment to see you are doing so well in your career and organizing such wonderful programs. First and foremost, I would like to thank the patron and principal, Dr. Akhilesh Kumar Singh, and IQAC coordinator, Dr. Ankit Suryavanshi sir, for organizing this 30 hours certificate course on gender economics. My best wishes are with you. I hope that this entire effort will help you all, and आप सब बहुत लाभान्वित होंगे इस पूरे 30 hours के sessions और पूरे program के साथ। Ankit sir, shall I share my PPT first? Yes, ma'am. जी मैम। Sir, is it visible? Yes, ma'am. Visible. All right. जिस तरह से पहले पाटनी सर ने आप सभी से डिस्कस किया है अबाउट say the gender economics and about what are the factors which are affecting this, I will quickly revise some of the things that he was talking about. अगर हम बात करें अभी 26 जनवरी की 75th रिपब्लिक डे, हमने जो इसमें मध्य प्रदेश की झांकी देखी थी उसमें द टैब्लोज ऑफ मध्य प्रदेश, they were showcasing women empowerment. इसमें मध्य प्रदेश की जो पहली फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जो हैं वो शामिल हुई थी। साथ ही साथ यहाँ के जो आर्टिशियंस हैं मध्य प्रदेश के, जो जैसे चंदेरी है, महेश्वरी है, यहाँ सब के जो आर्टिशियंस हैं इन सब का भी डिस्प्ले इन झांकीज में रहा था। तो हम देख सकते हैं कि आज 75 इयर्स हो गए हैं, स्टिल काफी सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें विमेन इन्वॉल्वमेंट काफी कम है और
like we are seeing a fighter pilot from our state, definitely ये हमको बहुत proud feel कराता है, but at the same time it is a stark reality कि बहुत सारे fields are dominated by men, and there is so much to explore, to grow in, particularly so many of these fields like aviation, like maybe engineering, या जो हम देखते हैं आजकल STEM related, STEM that is related to science, technology, engineering and mathematics. ये सारे कुछ ऐसे fields हैं कि कहीं ना कहीं हम the number of people who are choosing it to study plus जो लोग इसमें career बनाते हैं वो काफी percentage कम दिखता है. और जहां तक हम आर्टिशियंस की बात करें तो बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दी आर्टिशियंस फ्रॉम चंदेरी एंड महेश्वरी. तो ये सब इंडिजिनियस वीवर्स हैं जो कि इतने सालों से इन सभी फील्ड में वर्क करते आए हैं, और that's a kind of a tradition and it's kind of continuing for a long time. So it's showcasing a vast display. कहीं indigenous workers हैं और कहीं बहुत advanced और technological field में women are representing. Moving on to this concept, आप सभी जानते हैं that there are these two concepts, that is sex and gender. So the sex is more like a biological term, biological concept, whether it's a boy or a girl, male or a female, physical trait है. वहीं पे gender है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक या social concept है. It is about our gender roles कि समाज को हमसे क्या expectations है, या हमारी कैसी conditioning है, या हमारा culture किस तरह से men or women को देखता है. So there are a lot of roles, there are a lot of behaviors, there are a lot of expectations that are attached with a male and a female. और यही चीज अलग अलग अगर हम कल्चर्स में देखें, टाइम पीरियड में देखें, तो ये बहुत बदलता रहा है. और समय के साथ, जैसे अभी लास्ट सेशन में सर ने भी डिस्कस करा था कि जिस तरह से पहले एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, वहां से कहीं बढ़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे चेंजेस हमें ऐसे दिखने लगे कि द रेशियो, द परसेंटेज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हैज इंक्रीज कंसिस्टेंटली. आप सभी जानते होंगे डिविजन ऑफ लेबर से रिलेटेड लॉट ऑफ थ्योरीज वर गिवन, लाइक मैनेजमेंट में हेनरी फोर्ड की थ्योरी, इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ की थ्योरी. ये सभी बातें करते हैं कि अगर हम कार्य का विभाजन इस तरह से करें कि छोटा छोटा पोर्शन एक पर्सन को मिले, या एक पूरे वर्क को अगर हम डिवाइड करें, तो कहीं ना कहीं उससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है, स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता है. और अगर ये दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे लेबर स्किल्ड नहीं है, तो हर किसी को काम करने का एक चांस मिलेगा. थोड़े अंडर स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर्स कैन आल्सो कम इनटू द सिस्टम, एंड इट विल बी इन फेवर ऑफ द मैन्युफैक्चरर आल्सो, कि वो थोड़ा सा उनको द पे दैट द मैन्युफैक्चरर विल गिव माइट बी लेस एज कंपेयर टू दिस. तो कहीं ना कहीं डिविजन ऑफ लेबर हेल्प्स अस टू for the economic progress, and it helps in increasing the efficiency. On the other hand, when we talk about the gender division of labor, when I'm talking about the gender division of labor, यहाँ पे ना ही हम efficiency की बात कर रहे हैं, हम साथ ही साथ इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि whether the other gender who is little less privileged or little less dominant in the industry, कि क्या उनको पे पैरिटी मिल रही है कि नहीं, whether they have the dignity that they need, or whether they have the freedom that they need. So this thing is included in the concept of gendered division. Now there are these two circles here which are showing second. So my slide is visible? Yes, ma'am. Ankit sir, yes. There are these two circles that are kind of showing a very stereotyped examples I'm using here. कि हमने जो कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एविएशन है, डॉक्टर है, ये सारे वर्ड्स है, ये सारी चीजें जैसे ही हमारे सामने आती है, तो इमेज ऑफ अ मेल और
a male person or a man comes in front of us. On the other hand, things like caregiving, a provider, or say things like cooking या Montessori teachers or else nurse, यहाँ पे हमें even if there's a male nurse, so एकदम से हमें image female की आती है. Can I ask the participants if you can talk of some more professions जहाँ पे हमें it is very stereotyped. I mean, it is male dominated or it is female dominated. Can you give me one examples in each case? ब्यूटी पार्लर मैडम, ब्यूटी पार्लर, Exactly. ब्यूटी, और हॉस्पिटल्स में भी लेडी डॉक्टर्स को लेडी मतलब चाहती हैं कि लेडी डॉक्टर्स ही ट्रीट करें, तो You're right, इस ma'am. Yes. गायनिकी डिपार्टमेंट. Yes, ma'am. So it's whether it be a gynec doctor or whether it be a beautician. So in this also field, it is typically, seen women employed in this, or they are taking part more in such activities. So this is a very stereotype thing in our society, not just our society. This we can see worldwide. इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ occupations हैं जो male dominated हैं, कुछ female dominated हैं, and we need to study more in respect to this. Now let us see what is the basis of division. What is the basis of division of labor in a society? So the main basis would be, one is the biological, one is social. जहाँ तक हम biological की बात करें, so a male definitely has in his mind कि हम एक provider हैं, we are a breadwinner. I mean, that's the thing which is something they are not going to skip. वो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखेंगे whether they are providing well for their family or not. On the other hand, a female will never step back when it comes to taking care of her family. So the care part or the care providing or child bearing, these things go in the side of a women. So कहीं ना कहीं ये biologically भी बहुत ज़्यादा affect होता है. Men and women are made in such a way that they are attracted to the careers or the occupations which are in line with their biological aspect. Similarly, when I talk about the social basis, so the society conditions us. The society kind of has certain definitions or certain ideas that this is how a male is going to behave, or this is how a female is going to behave. If you are not doing this, you are lacking in something. So these pressures or these things sometimes become the basis of division of labor. But the truth is, it is all very complementary. Hum, in this world we are living, male and female are living like together, and they're totally dependent on each other. We cannot say that we are working total in a different stream or we are working separately. It's completely dependent. It's totally complementary. So any sector without male or any sector without a female is going to be incomplete. I'm sorry for the background noises. All right. So here are some of the differentiations which I have written. Like in the case of women, we see they are involved in a lot of work that is unpaid, that is invisible, and same for the men. If we see the work that they are involved in is more productive, they would be on their own take up work which is more heavier, since they know that they are the bread earners, they are the providers. तो वो कहीं ना कहीं ऐसे टास्क ज्यादा लेंगे which is going to bring in lot of income for the family, they are going to provide for the family. और अगर हम women का involvement भी देखें तो काफी बड़ा percentage ऐसा है जिसमें they are not paid very high. The payments or the salaries that they draw for that is a low payment, more involved in unorganized sector. Market segregation, if I see the market segregation here, in various occupations, अगर हम different occupations की बात करेंगे तो वो horizontal segregation होगा, और अगर हम एक ही particular
ऑक्यूपेशन के अंदर अगर सीनियर, जूनियर या सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो वर्टिकल सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो जेंडर डिविजन है वो कहीं ना कहीं इट इज दिस गैप हैज टू बी फिल्ड एंड दिस हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। और इन सभी चीजों में देखें तो ना पे पैरिटी है, ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन है, एंड एक it's like not equal, it's not equitable. Even the sustainable development goals, if we see the 5th goal talking about gender equality, if we talk about the 8th goal that is talking about decent work and economic growth, तो ना ही सिर्फ भारत, बाकी विश्व भर में ये देखा गया है कि पे पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब बहुत बड़े इश्यूज हैं। इंडिया का जो परसेंटेज है, साथ ही साथ अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखें, सो इफ वी टॉक अबाउट चाइना, around 36% of female participation is there. If we talk about Philippines, it's around 33%. If we talk about Japan, it's about 50%. But still, in most of the countries, it is seen that it is towards a lower side, and sometimes it is not about the payments, but there are a lot of things, how people are treated, how they are feeling about themselves, what is their contribution to the society. All these things go a long way. I am going to discuss, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, we will see the trends की 21-22 the session 2021-22 में what has been the gender participation. तो अगर हम रूरल इंडिया, रूरल साइड की बात करें, so it is more than more than 1/4, or like we are saying 36% here, more than 1/3 percentage has been of the women. They have contributed or they have participated in the labor force, and on the contrary, men have contributed around 78%. Similarly, if I talk about the participation of women in the urban area, तो अर्बन एरिया में हम देख सकते हैं कि ये करीबन 1/4 से भी कम है, दैट इज अराउंड 23.8%. So and on the same hand, men are there who are participating around 75%. Can someone just unmute and tell me that why are we seeing this difference, that in rural areas the participation is more and in urban area it is comparatively less? अगर हम रूरल में देखें तो करीबन 36% आ रहा है, वहीं अगर हम अर्बन में देखें तो 23% आ रहा है। क्या इसके पीछे हम कोई रीजन ढूंढ सकते हैं? Participants, can you add something to this? आई थिंक मैम एक्चुअली जो रूरल में होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। Exactly, sir. That is right. Since they are more involved in, say, agricultural related activities, agriculture and allied activities, और कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ पे payments की बात करें, so they are paid comparatively less also to that, and even this thing. Okay, fine. Let's move on to this entire percentage. If we talk about the entire country, whether it be urban as well as rural, so the participation of women in the entire country is about 32.8%. और हम अगर देखें कि ना ही ये सिर्फ रूरल और अर्बन के साथ है, रूरल में क्या होता है कि जहाँ पे आप सबसिस्टेंस लेवल पे हो या where the income level is less, there the participation is egalitarian. जहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर किसी फैमिली की income is comparatively less, there we will see that 100% participations will be from both counterparts, male as well as female. यही चीज ना ही सिर्फ रूरल और अर्बन में देखी जाती है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में भी यह देखा जाता है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज there the participation of women is comparatively less when it comes to developing countries.
क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ फैमिली बोथ ऑफ देम हैव टू contribute and somehow try and achieve whatever their economic and other needs and aims are. तो 32.8% हम देख रहे हैं 15 साल और उससे ज़्यादा के जो फीमेल्स हैं their participation in labor force and around 77% for male. And like sir said, rightly said that क्योंकि रूरल इंडिया में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का होता है, therefore more percentage of women are involved in it. The same thing in a bigger form is given here where rural, urban plus rural is given. Male female में अगर हम देखें तो 2021-22 में around 36% participation was there. In urban it was 23% of women and total 32. और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, कहीं हम रूरल में अगर देखते हैं तो अराउंड 38% है, अर्बन में 74% है एंड urban and rural 77%. This particular chart is talking about those who are not participating. कि what are the reasons, किन कारणों से लोग वर्क फोर्स और लेबर फोर्स के में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो बहुत से ऐसे रीजंस आए हैं और कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा है द चाइल्ड केयर एंड पर्सनल कमिटमेंट्स. That has been the highest percentage here. Then some people have given that they want to study. That's the reason that they are not working. कुछ लोगों का health related है, around 9.3% is showing that health related things are coming in their way. कुछ social reasons हैं. There are even reasons like did not have acquired training and qualification. अगर हम बहुत सारे ऐसे fields हैं, बहुत सारे ऐसे courses हैं जिसमें the percentage of female participation or else female involvement is less. हम छोटा सा example हमारे colleges में ही देख लें. हमने अपने colleges में देखा है कि mathematics, physics and even economics, the students overall they don't happen to choose this subject, and कुछ ऐसे streams होते हैं जहाँ पे even the females sometimes find it difficult in a way कि शायद वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा लगे या वो work का nature कुछ ऐसा है कि that won't be very soft career for them or very comfortable for them. तो कभी कभी ऐसा होता है कि this training and qualification also comes in a way. कई लोगों ने ये भी रीजन दिया है कि दे आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, देयरफॉर दे आर नॉट वर्किंग, एंड अदर्स आर सेइंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क एट कन्वीनियंट लोकेशन. तो फॉर अ फीमेल location also plays important role, that if you have to go too much far away from your home, so sometimes they will choose to stay unemployed or not get involved into labor force. So a lot of convenience when it comes to women. The important part is their family, the child care or the taking care of the family unit, which is definitely a good thing, but ज़्यादा problems or barriers देखे जा सकते हैं. Here I have shared the sector-wise contribution of female. This is just related to the regular wage and salary. यहाँ पे अगर हम देखें agriculture में rural का percentage 0.2 है और in all just 1%. Secondary में अगर हम देखें 0.4, urban 1.6, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे sector है it is the service sector, the most convenient sector. अब एक नए ट्रेंड भी हम देख सकते हैं जो है like a lot of people go for freelance. कई लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशन ऐसा हो कि हम जब इच्छा हो हम अपने हिसाब से काम कर लें. बीच में whenever some contracts or some new work comes, they are not ready for commitment as in a full-time job or a permanent service, just because of a lot of other commitments. So the service sector is seeing this kind of increase in lot of temporary jobs, lot of ad hoc basis jobs, and service sector job अगर हम देखें तो agriculture और manufacturing के comparison में that's a
softer career. अगर हम agriculture और manufacturing में देखें तो it is a heavier thing, or where maybe one needs to work physically also. So service sector is something which becomes little convenient when it comes to women, and that's why we can see that in urban area the percentage is really high, around 9.4%. This thing I guess sir had already shared and discussed with you कि जैसे जैसे economic development हुआ है वैसे वैसे यह role और participation बदलता गया है. शुरू में अगर हम subsistence level की agricultural sector की बात करें तो हम ये देख सकते थे कि it was egalitarian, it was equal, same. Men and women both worked together in fields, both doing all different kinds of work. बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन की ही बात करें, तो जैसे जैसे mechanization आया, so there women chose to do things which were not involving a lot of technology or techniques. They were still involved in work of agriculture, which was simply done by hand. Then coming to industrialization, so again manufacturing sector had more men participating in it. Service sector की अगर हम बात करें तो definitely this sector saw increase in the this thing participation of women. और जैसा कि मैंने पहले कहा था, developed और developing economies में डेफिनेटली डेवलप्ड इकोनॉमीज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज़्यादा एडवांसमेंट होता है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर मेकिंग इनफ, अगर आप ठीक से बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कभी कभी पीपल चूज टू स्टे स्टे एट होम और नॉट वर्क. और वहीं पे डेवलपिंग इकोनॉमीज में द पार्टिसिपेशन इज रिलेटिवली हायर. If we talk about solutions, अगर हम solutions की बात करें, from the participants, I would like if you can add or if you can tell me इन्हीं points में से आप किसी को elaborate करें या अपने हिसाब से कुछ solutions या point बताएं that how this gender gap can be decreased. Participants? Can I have some participation in this discussion? पार्टिसिपेंट्स प्लीज मैम के सवाल का जवाब दें. जेंडर आपके सामने सभी पॉइंट्स हैं. राम कुमार, आप जवाब देना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है. सर मैं एक बात पे पॉइंट बोलना चाहूंगी. सर जो फ्री चाइल्ड केयर उसमें जैसे ये गवर्नमेंट का जो पोषण अभियान है वो भी हेल्प कर सकता है लाइक इस जेंडर गैप को कम करने के लिए. यू आर राइट. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली. बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर वे लोन ले या उनके असिस्टेंस चाहिए खुद के बिजनेस के लिए, सो लॉट ऑफ initiatives or incentives from government are there which can easily help in lowering the gender gap. So the world needs more of gender neutralizing policies, ऐसी policies जो कि इस गैप को कम करने में मदद करे. कहीं ना कहीं पे में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये देखा जाता है कि जो टॉप पोजीशंस हैं, only 5%, around only 5% women are there in the top positions. So they either don't reach there because they are not able to commit or put in that much effort, or else the pay that they receive is comparatively less. Even if we see, अगर इस solution का हमें इस problem का हमें solution चाहिए, तो बहुत हम एक correlation देख सकते हैं with education and employment. बहुत से हमारे states हैं जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे केरला, मेघालय, यहाँ पे women participation बहुत high है, और इन सभी states में अगर हम देखें तो literacy rate भी high है. तो
education is the best thing, or this is something which can really help us lower the gender gap. अगर हम नदर्न स्टेट्स की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, या फिर these states like Bihar, Assam, यहाँ पे participation of women is way lower. Gender gap और ज़्यादा participation के लिए another thing is hybrid mode. Especially after COVID pandemic हमने ये देखा कि बहुत से लोगों को work from home का option मिलता है, and they have the choice to, like अभी हम अगर इस session की भी बात करें, तो because it is online session for all of us, it gets easier to bring in a lot of resource person from around different and far away places. So hybrid mode, especially the online mode, has really helped opened and helped so many avenues. So for the participation part, the hybrid mode of job can also help. साथ ही साथ flexible work hours. Everyone has their different commitments, their different routines. So अगर हम work hours को flexible रखें, this can also people can adjust their working time as per their needs or their commitments at home. Social security अगर बढ़े, अब इसमें एक हमने point लिखा है intervention of AI in work. Though it is not an example of AI which I am going to give, like if we talk about washing clothes, अगर हम कपड़े धोने की बात करें, तो आजकल the automated machines that we have, so it hardly matters that who operates it, and it becomes really easy for everyone to get the work done. और वहीं अगर हम machine से वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो it is taking a lot of time. So if we bring in lot of AI or lot of ऑटोमेशन इन आवर वर्क, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कार्य हैं, काम हैं, उसको डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर सकता है. टैक्स क्रेडिट और एल्स मैटरनिटी लीव्स और स्पेशल लीव्स दैट आर given to the female counterparts at their jobs, these are also very helpful in lowering the gender gap. That's all from my side. If there are any queries or questions, I would love to answer them. जी नमस्ते मैम, मैं सोनू चतुर्वेदी, रिसर्च स्कॉलर MCBU छतरपुर. मैम आपसे क्वेश्चन है, जो सोशल सिक्योरिटी जो है, मैंने जो देखा, मेरा जो टॉपिक भी है आशाजनक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं सर आप वापस से एक बार रिपीट करेंगे, बिकॉज़ इट्स नॉट ऑडिबल. जी मैम ये देख रहा हूँ जो सोशल सिक्योरिटीज हैं जो कई चलती हैं, तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखता हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है. इतना डॉक्यूमेंटेशन उनका नहीं होता है कि वो यानी कि उसका लाभ ले पाए, वंचित रह जाती हैं. इसके लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है महिलाओं को, वृद्धा पेंशन या कई ऐसी महिलाओं से मैं मिला हूँ ग्रामीण में जाके, वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको आज भी वृद्धा पेंशन नहीं मिलती और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. वो कह रही है हमारा कहीं आधार कार्ड नहीं बन. हाँ जी, एक्सेस हैज टू बी इंक्रीज्ड. और कहीं ना कहीं हम ये देख ही रहे हैं कि अब आप देखिए इतने सारे लोगों के खाते ओपन करे गए, इतना सारा अगर हम MP की बात करें, देयर आर सो मेनी स्कीम्स व्हिच आर डायरेक्टली benefiting the people. So this excess is increasing with the time also, and government is making sure that people are not left out, or their involvement in getting the benefits of these programs should be there. मैम अपने PPT आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी, बहुत अच्छा सेशन था आपका जी. Sure sir, I'll do that. मैम एक मेरा क्वेश्चन था चंद्रशेखर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से. मैम जैसे आपने कहा कि साउथ में जो लिटरेसी रेट है और जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो नॉर्थ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, वो बिल्कुल सही भी है. SHG को लेकर के मैम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो इवन MOU भी आप देखेंगी, आपने MOU जो इनका हुआ उत्तराखंड के साथ, UP के साथ और हमारे MP के साथ भी हुआ है. तो मैम ऐसे क्या कारण रहे हैं कि
इवन गवर्नमेंट के साथ MOU भी इनका साइन है, और इन स्टेट्स की जो SHGs हैं उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अभी वीक है इन द कंपैरिजन ऑफ द साउथ स्टेट्स। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? So, if we see the southern states, as far as the education is concerned, always they have been on a higher side only. And the kind of fields that they choose, especially science related fields, so they are able to, and maybe कहीं ना कहीं हम नॉर्थ में अगर देखें, सो इट इज काफी, अगर हम देखें इन्वॉल्वमेंट या पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज मोर इन द agricultural sector. Agar if we talk about Haryana, if we talk about Punjab or UP, so that is more in the agriculture sector. So here the participation and education is just a link, as in education will definitely help them gain better jobs and better paying jobs. Yes, ma'am. But ma'am, what is the cause behind that we are not presenting in the comparison of the south states? Sir, I guess it is more of a cultural thing. If we talk about the southern states, if we talk and remember if of our school times also, they have always been quite career oriented, and they have been into intellectual fields more than their counterparts in the north. So this is what I feel, that it is more of a cultural part. If we talk about, say, the Maharashtrian community, they there you will see that male as well as female, they get involved. All of them are like more of service oriented. All of them are involved in services, and they would participate more in the labor force. So that's what all I can say about it. Okay, ma'am. Okay, thank you. I would, Ankit sir, I would request all the participants. There is this periodic labor force survey, the latest survey. So quite a lot of tables that I had taken, they were from the source, and if they study this survey, so there is a lot of things that they can learn from it and find interesting from the same. Are there any queries? एनी क्वेरीज प्लीज? आप कोई अपनी तरफ से बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं अपनी बात को। यस सर, मुझे ऐसा लगता है, हाँ सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि नदन और सदन का जो डिवाइड है वो सर प्री इंडिपेंडेंस इरा में, जो वहाँ पे सर मॉडर्न एजुकेशन की एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से सर ये डिवाइड है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आई एम रॉन्ग। जी जी, यू हैव स्टडीड समथिंग अबाउट इट, कुछ अध्ययन किया होगा आपने, उसी के आधार पे बोल रहा है ना? यस सर। हाँ, ओके 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 जी। एनीवन प्लीज? दिव्यांशी मैम है, इनके काफी कमेंट्स है, कुछ रिकमेंडेशंस भी है, और ऋचा मैडम ने भी एक आंसर दिया हुआ है, गिग इकोनॉमी। Okay. Right, like we were talking about temporary jobs and the gig economy, which is emerging, and certainly that is, the gig economy is increasing the women participation in the labor force. रिचा मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? Hello ma'am, I am Richa. Hope you remember me. Ma'am, please turn on your camera. I'll just try and recall. Okay. Yes, ma'am.
Hello, ma'am. Yeah, yes, Richa, ma'am. Certainly. After a long time, and I remember your lectures on development economics, growth and Okay. development. Really, that was very helpful. I still Richa, ma'am, remember whatever you thought. would you So like you to add taught us. something Yes. for the today's session? Would As you far any as comments? this talk about northern and southern divide, what I have I have encountered with people from south. One thing is that they are culturally they are very expressive. एंड नॉर्थ में क्या होता है, हम लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं उनकी कंपैरिजन में। जैसे अगर वो साइंस में अच्छा कर रहे हैं तो वो आर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, सेम पर्सन वो दोनों में एक्सेल कर रहा है। वहां पर इस चीज को इतना दबाया नहीं जाता। और हमारे यहाँ क्या होता है, जेंडर बायसेस है रिलेटेड टू वर्क, वो नॉर्थ में ज्यादा है। महिलाओं के लिए ये कर दिया कि ये काम इनको करना है, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। जबकि साउथ में महिलाएं फील्ड वर्क भी महिलाओं का वहाँ ज्यादा है, एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन है तो वो भी ज्यादा है नॉर्थ के कंपैरिजन में। और जो ऑफिस में देखें एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो लगभग बराबर है। वहाँ पे एजुकेशन में भी है, नॉन एजुकेशन रिलेटेड जो फील्ड्स है वहाँ पे भी उनका पार्टिसिपेशन लगभग बराबर ही रहता है। और वो लोग, मुझे लगता है कि एक महिलाएं जो है वहां पर वो ज्यादा एम्पावर्ड है, दे आर मोर एम्पावर्ड। और ये हिस्टोरिकली भी रहा है वहाँ। इंटेलेक्चुअली दे आर मोर इन्वॉल्व और उनका यस, बेंड थोड़ा इंटेलेक्चुअल है। साथ में यस, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि द अपॉर्चुनिटीज दैट दे गेट, लाइक इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ और इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली एनसीआर, द अपॉर्चुनिटीज, द जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर आर मे बी more as compared यस, to all the states in say यस, north, so they are drawing people towards north. तो ये नहीं है कि हम सिर्फ location related बोले, maybe lot of south people from south are also involved or working in the इन same नॉर्थ area, इंडिया। तो उसका जो examination करना थोड़ा सा difficult हो जाएगा। ओके, थैंक यू। So, Thank you. we'll take one more question. If someone wants to ask something, we'll take one more question. After that, we will finish this session. Okay, I think there are no questions. So thank you so much, madam. It was really an informative session, और जिस तरह से आपने एकेडमिक तरीके से PLFS सर्वेज और अलग अलग रिपोर्ट्स को यूज करके आपने जो डेटा दिखाया है कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ वुमेन जॉब्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, दैट इज इनक्रेडिबल। और मेरे ख्याल से हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया लगा होगा कि व्हाट आर दी कंटेम्पररी चैलेंजेस इन फॉर जेंडर इन इंडिया। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बढ़िया लेक्चर दिया। हम चाहेंगे कि आगे और हम आपके साथ में कोलैबोरेट करें। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, Ankit sir, for this wonderful opportunity. And thank you to all the participants for patient listening. Thank you. थैंक यू मैम। सभी को विल शेयर द पीपीटी, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। सभी ने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर दी होगी मेरे ख्याल से दोनों सेशंस की। अटेंडेंस अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं की है तो कृपया कर दें जाकर गूगल क्लासरूम में, या मैं एक बार बीच में चैट बॉक्स में भी अटेंडेंस की लिंक डाल चुका हूं। ओके, सो अब इन सेशंस के बाद अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे कल 2:55 पे। प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग जब थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा इधर का टाइम भी बढ़ जाता है। आज समय पे पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन वो कई बार समय की समस्याएं हो जाती है। ठीक, स्पीकर्स को थोड़ा कम समय मिल पाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
आपका नेक्स्ट डे का शेड्यूल अपडेट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं अपडेट कर दूंगा 10 मिनट में। और साथ ही साथ में आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि आप सभी अपने असाइनमेंट समय पर कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।